आज सुबह जब मैं घर से दफ्तर के लिए निकल रहा था तो मैं एक सिंदूरी रंग का टी शर्ट पहनने की सोच रहा था, वो सामने था। लेकिन फिर मुझको लगा कि आज कर्नाटक में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। वहाँ पर सिंदूरी रंग इस पूरे चुनावी दंगल में बड़ा मायने रख रहा था। उसका कोई अलग मतलब न निकले, एक एक रंग को लेके इस पूरे देश में दंगे हो जाते हैं। एक एक रंग को लेके फिल्म कलाकारों पर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो मुझको लगा कि नहीं, मुझको कोई साधारण सा रंग पहनना चाहिए, सिंदूरी रंग फिर किसी दिन। मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। कर्नाटक के जो नतीजे आ रहे हैं उनके बीच आपके सामने हूँ। हम थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे थे, सुबह से राह देख रहे थे कि कब आपके बीच इस बात को लेकर आ सकें, लेकिन उसका मौका अभी आया है। काउंटिंग शुरू होने के कुछ घंटे के बाद ये मौका आया है। 120 के करीब सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। उसने भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस, इन दोनों से काफ़ी सीटें झपटी हैं, काफ़ी सीटें। वोट शेयर में भी कांग्रेस का वोट शेयर 5% के करीब बढ़ा हुआ दिख रहा है। जेडीएस का वोट परसेंट गिरा हुआ दिख रहा है। हैरानी की बात यह है कि बहुत बड़ी संख्या में सीटें खोने के बाद भी भाजपा का वोट शेयर करीब करीब वहीं पर दिख रहा है एक नज़र में। ये आंकड़े थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं, तो मैं जिस पल बोल रहा हूँ इस पल की बात बतला रहा हूँ कि सीटें इतनी गिरने के बावजूद भाजपा का वोट शेयर बना हुआ है। ये वोट शेयर शायद ये बतलाता है कि जिन सीटों पर भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई है वहाँ पर भी उसने वोट पर्याप्त पाए हैं। ऐसा दिख रहा है कि उतने ही वोटों में सीटें घट गई। लेकिन कांग्रेस ने सचमुच ही वैसा किया है जैसा कि एग्जिट पोल में उससे उम्मीद की जा रही थी। एग्जिट पोल के आंकड़ों तक कांग्रेस नहीं पहुंची है, लेकिन अभी इस पल तक 120, 119 ऐसी सीटों पर लीड चल रही है कांग्रेस की। हम थोड़ा सा टेलीविज़न स्क्रीन भी देखते चलते हैं, क्योंकि मैं लगातार स्क्रीन देखकर नहीं बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज़ के साथ साथ आप ये स्क्रीन भी देख सकते हैं। ये एनडीटीवी का स्क्रीन है। मालिकान इसके चाहे बदल गए हों, लेकिन मेरी आदत बहुत चुनावों से एनडीटीवी देखने की है, तो वही चल रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस ने 40 सीटें बढ़ाई हैं, हासिल की है पिछले चुनाव के मुकाबले 120 सीटों पे। भाजपा ने 32 सीटें खोई है, 72 पे रह गई है वो। जेडीएस ने 12 सीटें खोई है, वो 25 पे रह गई है। और अन्य जो है उनमें 7 सीटें हैं, जो कि 4 सीटें पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ी हैं। ये पूरे 224 सीटों के चुनावी नतीजे आ रहे हैं। और कर्नाटक की विधानसभा की तस्वीर को अगर देखें तो उसमें 113 सीटों पे सरकार बनती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मोदी और शाह के इस देश में बहुत छोटी सी मेजॉरिटी आपके लिए कोई स्थायित्व की गारंटी कभी नहीं बन सकती। एक वक्त ऐसा स्थायित्व थोड़ा सा मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में था। एक कम मार्जिन के साथ वो सरकार बनी थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ ये सबका देखा हुआ है। मैं उस पर ज़्यादा जाना नहीं चाहता। आज कर्नाटक की बारी है। कर्नाटक का चुनाव बड़ा दिलचस्प था। हमने कर्नाटक की एक पत्रकार वसंती हरिप्रकाश को एक लंबा इंटरव्यू किया था, जो पिछले 2 दिनों में हमने आपको दिखाया। उन्होंने जो बतलाया उसके मुताबिक जातिवाद कर्नाटक में बहुत है, और जो वहाँ की लिंगायत समुदाय और दूसरे समुदाय हैं, इनके बीच में सब कास्ट उपजातियाँ भी बहुत हैं। वहाँ के मठों की ताकत भी बहुत है। एक किसी मठ के बारे में मैं सुन रहा था सुबह, शायद लिंगायत के बारे में था, कि पिछले चुनाव तक वो एक मैसेज अपने सारे फॉलोअर्स को भेजते थे, अनुयायियों को, कि वोट देने के लिए ज़रूर जाएं। वो पार्टी का नाम नहीं सुझाते थे, लेकिन माना जाता था कि वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। इस बार बताया जाता है कि उन्होंने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा अपने अनुयायियों को। इस मैसेज का चाहे जो नतीजा निकलता हो, ऐसा कहा जाता है कि वो येदियुरप्पा को हटाए जाने से नाराज था ये समुदाय। ठीक है, रहा होगा, बहुत सारे मुद्दे रहते हैं चुनाव में,
लेकिन कर्नाटक के चुनाव प्रचार को पिछले एक पखवाड़े से जिन लोगों ने करीब से देखा है, उन्होंने एक चीज़ देखी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी देश को चलाना तकरीबन स्थगित करके कर्नाटक चुनाव को ही चला रहे थे। उन्होंने भरपूर मेहनत की थी, कदम कदम पे मेहनत की थी। उन्होंने ये भी किया था कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जहां बजरंग दल और एक मुस्लिम संगठन, ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचा जाएगा, सोचा जा सकता है, इस तरह की बात कांग्रेस ने कही थी। उस बात को भी प्रधानमंत्री ने, उस दिन विजयनगर में उनकी आम सभा थी और नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे आम सभा में कहा कि कांग्रेस ने बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस ने बजरंग दल कहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको बजरंग बली बना दिया वहाँ पे। और विजयनगर वो जगह है जिसको हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है। हनुमान को कर्नाटक के हिंदुओं का इष्ट देव माना जाता है। पूरा कर्नाटक हनुमान को मानता है, जो लोग हिंदू धर्म को मानते हैं वो लोग। चुनाव बड़ा गंभीर था ये, इसमें कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसके कुछ मुद्दे, इस पहले बुलेटिन में हम कुछ बुनियादी मुद्दे आपको बताना चाहते हैं। पिछले करीब 30 साल हो गए हैं कि कर्नाटक में हर चुनाव में जनता सत्तारूढ़ पार्टी को पलट देती है। उसकी एक वजह शायद यह है कि जनता की उम्मीदों पे पार्टी खरी नहीं उतरती सत्ता में आने के बाद। दूसरी वजह यह है कि चाहे जो भी पार्टी रहे वहाँ पे, उसमें आपसी फूट इतनी ज़्यादा हो जाती है। आपको याद होगा येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे भाजपा के, और भाजपा के रेड्डी, जो कि वहाँ लोहा खदानों के मालिक हैं, खरबपति हैं वहाँ के, वो विधायकों को लेके उस वक्त हैदराबाद के 5 सितारा होटल में पड़े थे येदियुरप्पा को हटाने की मांग को लेकर। जिस वक्त कर्नाटक बाढ़ में फंसा हुआ था, उस वक्त विधायक वहाँ के 5 सितारा खातिरदारी एंजॉय करते हुए हैदराबाद में पड़े हुए थे। ऐसी ही कड़ी गुटबाजी, कड़ी खेमेबाजी, आपसी मुकाबला ये कांग्रेस के भीतर भी है। वहाँ पर भी सिद्धारमैया और कांग्रेस के अध्यक्ष, इनके बीच में एक कड़ा मुकाबला वहाँ पर है अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो, जिसके कि आसार पूरे दिख रहे हैं। 113 सीटें चाहिए। अभी 118 से 120 के बीच कांग्रेस चल रही है। एक अंक गणित एक थोड़ा सा खतरा खड़ा करता है कि अगर किसी तरह से भाजपा जेडीएस को साथ में मिला लेती है और जो निर्दलीय हैं उनको साथ में मिला लेती है, और ये नतीजे जो हैं ये थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं कांग्रेस के, तो एक खतरा इस तरह का खड़ा हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ विधायक अगर कम हो जाएं, कांग्रेस के कुछ विधायक अगर हृदय परिवर्तन होने से अगर पार्टी छोड़ देते हैं, कांग्रेस विधायक दल की संख्या कम हो जाती है, बिना किसी दल बदल के भी हो सकता है कि भाजपा, जेडीएस और निर्दलीय ये मिलकर कांग्रेस के बराबरी पे आ जाएं, कांग्रेस से आगे निकल जाएं। इस देश में कुछ भी हो सकता है। एक बात यहाँ पे जगह जगह कही जाती है कि आप वोट किसी को भी डालें, विधायक भाजपा के साथ जाएगा। ऐसा 100% जगह नहीं होता है, लेकिन बहुत सी क्रिटिकल नाजुक जगहों पे ऐसा होता है। तो खैर, अभी ये आंकड़े कुछ समय में और स्थिर हो जाएंगे। पूरे 224 सीटों के आंकड़े आ गए हैं। सरकार बनाने के लिए 113 की ज़रूरत है। तो अभी तो कांग्रेस 113 से आगे दिख रही है। वो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी विधानसभा में बड़े जाहिर तौर पे है, बड़े आराम से है। अगर गवर्नर किसी किस्म का कोई करिश्मा करना न चाहें, जो कि कई गवर्नर करते आए हैं हाल के वर्षों में, अगर करना न चाहें गवर्नर ऐसा कोई करिश्मा, तो उनको कांग्रेस को ही बुलाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। चाहे उसके कुछ विधायक छोड़ दें, चाहे बाकी पार्टियां और निर्दलीय मिल जाएं, तो भी बुलाना तो कांग्रेस को ही पड़ेगा। तो कांग्रेस से छोड़ने की बात मैं केवल एक अंक गणित की संभावना बतला रहा हूँ। कौन छोड़ेगा, उसकी सत्ता आ रही है। कर्नाटक जैसा कि आप जानते हैं बड़ा संपन्न राज्य है, बड़ा संपन्न राज्य है। ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी जो होने जा रही है उसको छोड़कर कोई विधायक नहीं जाएंगे।
अब मैं चुनाव के मुद्दों पर आता हूं। एक तो चुनाव का पहला मुद्दा जो ये था यहाँ पर कर्नाटक में, वो था पिछली भाजपा सरकार के भयानक भ्रष्टाचार का। इससे एक बात को साफ होती है कि इस देश में भ्रष्टाचार आज भी एक चुनावी मुद्दा है। मोदी का तमाम पसीना बहाना भी भाजपा को नहीं बचा पाया वहाँ पे, क्योंकि इस कदर भ्रष्टाचार था। 40% कमीशन लिया जा रहा है सरकारी ठेकों में, ऐसे आरोप लग रहे थे। मैं नहीं जानता लिया जा रहा है कि नहीं, लेकिन ऐसे आरोप लगते रहे। तो अगर 40% कमीशन लिया जा रहा है, ठेकेदार खुद 10-20% अपना बचाएगा, तो उसका मतलब है कि काम चौपट था वहाँ का। सरकारी पैसे की बर्बादी बहुत हुई इन 5 सालों में, अगर ऐसा हुआ है तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। ये सरकार के जाने में वो काम आया। हो सकता है आने वाली सरकार 5 साल वैसी ही भ्रष्ट रहे और अगले बार फिर बीजेपी आ जाए, लेकिन वो बहुत दूर की बात है। अब हम दूसरे मुद्दों पर आते हैं। इस चुनाव में धर्म को लेकर, कहीं हिजाब को लेकर, कहीं बजरंग बली को लेकर, इतने किस्म के धार्मिक मुद्दों को उठाया गया। यहाँ पे इतने धार्मिक मुद्दे उठाए गए। एक कोशिश की गई कि हिंदू मुस्लिम के बीच एक ध्रुवीकरण हो जाए। एक आरक्षण आपको याद होगा, 4% का ओबीसी आरक्षण जो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय को मिलता था, उसमें ओबीसी बहुत से थे। उसको बीजेपी सरकार ने खारिज किया था और कांग्रेस ने वायदा किया था कि वो अगर सरकार में आएगी तो ये 4% फिर से लागू करेगी मुस्लिमों के लिए। उन 4% मुस्लिमों से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था भाजपा को, क्योंकि मुस्लिमों के बारे में माना जाता है कि वोट नहीं देते। जगह जगह भाजपा के नेता ये कहते हैं मुसलमानों को कि आपके वोट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे मायावती एक वक्त कहती थी कि ब्राह्मणों के वोट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही। लेकिन उन 4% वोटों को वहाँ से हटाकर हिंदुओं में जो ताकतवर कम्युनिटी है उनको देना, ये एक ध्रुवीकरण का काम था जो भाजपा ने चुनाव के पहले से कर दिया था। वो काम नहीं आया। काम आया है तो शायद कांग्रेस के काम आया है, जो 119-120 सीटों पर अभी चल रही है। इसको भी एक नज़र देखें कि कांग्रेस जो है 5% वोट बढ़े हैं उसके, भाजपा के वोट उतने ही बने रह गए हैं और जेडीएस के वोट जो हैं गिरे हैं। ये सीटें बतला रही है कि भाजपा ने 32 सीटें खोई है, जेडीएस ने 11 सीटें खोई है। तो मैं इस पे आ रहा हूं कि जेडीएस एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में, आपको याद होगा प्रधानमंत्री देवेगौड़ा थे एक वक्त, ये उनकी पार्टी है। उन्होंने 90 साल की उम्र में खूब काम किया। उनके प्रभाव का जो इलाका है वहाँ खूब खून पसीना एक किया। हालांकि उनकी तस्वीरें जो आती थी प्रधानमंत्री के समय की, उनको झपकी लग जाती थी। सार्वजनिक कार्यक्रमों में वैसी फ़ोटो ज़्यादा आती थी, लेकिन यहाँ उन्होंने बहुत मेहनत की थी। उसके बावजूद जेडीएस जो है उसने सीटें खोई हैं। अब कांग्रेस ने जितनी सीटें पाई है वो सरकार बनाने जा रही है। तो अब हम देखें कि कांग्रेस के जीत के मुद्दे क्या थे। पहला मुद्दा तो कांग्रेस की जीत का ये था कि भाजपा के सरकार के भ्रष्टाचार को उसने बड़े कामयाबी से उजागर किया। दूसरा, एक संयोग है कि कर्नाटक में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। तीसरा, जिस अंदाज में, जिस आक्रामक हमलावर अंदाज में मोदी ने बजरंग बली और बजरंग दल की तुलना की वहाँ पर, उसको आम सभाओं में जिस तरह से एक्सप्लॉइट करना कहते हैं चुनावी भाषा में, वो किया, उसका अच्छा असर पड़ा मुझको नहीं दिख रहा है। ये मेरे लिए राहत की बात है कि अगर जनता धार्मिक भावनाओं से, धार्मिक उन्माद से अगर नहीं भड़कती है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा ये पहले कई बार वीडियो में आ चुका है, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि बजरंग बली को ताले में बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि पहले रामलला को ताले में बंद किया था कांग्रेस ने। हालांकि रामलला को राजीव गांधी की सरकार ने ताले से खोला था, लेकिन खैर उसको छोड़े, हम उत्तर प्रदेश की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि इन चुनावी नतीजों से ये आसार दिख रहा है कि कांग्रेस की वहाँ पर सरकार बन रही है।
उसमें अब ज़्यादा शक नहीं दिख रहा है। 113 से पर्याप्त ज़्यादा है। सरकार बन रही है। कौन सी सरकार कितनी स्थिर रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, इस बारे में इस देश में भविष्यवाणी ज़्यादा करना ठीक नहीं है। हम जगह जगह हश्र देख चुके हैं। तो मैं इस चुनाव के बारे में केवल एक लाइन कहना चाहता हूँ आखिरी में। अगले किसी बुलेटिन में हम फिर आएंगे थोड़ी देर में। केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कर्नाटक की संतान, कर्नाटक के बेटे बजरंगबली को शायद ये बात पसंद नहीं आई कि उनकी बजरंग दल से तुलना की जाए। आप सोच के देखिएगा, ऐसा लगता है कि बजरंगबली की नाराज़गी इन चुनावी नतीजों के पीछे है। उन्होंने ये बात सख्त नापसंद की कि उनकी तुलना बजरंग दल से की जा रही है। फिर मिलते हैं किसी बुलेटिन में और खबरों के साथ और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो YouTube पर इसको सब्सक्राइब कीजिए। उसकी कोई फ़ीस नहीं है। वहाँ पर आपके